हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सूत्र में। आज हम लोग आगे का सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12 की कूलॉम्स लॉ। तो हम लोग देखते हैं अब इसमें कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ जरा समझिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। आप r मान लीजिए, d मान लीजिए, आपको जो मानना है वो डिस्टेंस मान लीजिए। तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास दो पॉइंट चार्ज है और वो रुके हुए है, रेस्ट कंडीशन पे है। ये दोनों चार्ज कैसे है? ये दोनों चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है आपके पास, और ये अगर रुके हुए कंडीशन पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप्ड होता है। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। सेकंड है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपके पास कूलॉम्स लॉ बोलता है कि अगर सपोज कर लीजिए दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और ये दोनों पॉइंट चार्ज है, रुके हुए हैं, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप्ड होता है, जिसका रिलेशन होता है, पहला रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 डॉट Q2 के, इनके मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और ये जो हमने केस लिया, ये लिया है एयर और वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग, इसे फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसे सेकंड नाम दे दीजिए, तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां तक समझ आया आप सबको? अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू लगता है, और इक्वल टू के बाद क्या लगता है बच्चों? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो जरा हम देखेंगे उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं। तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ Q1 प्रोडक्ट ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां जो कांस्टेंट रखा, तो इन्होंने उस कांस्टेंट को लिया था 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे 1/4 की अपने आप में एक वैल्यू थी, और वो थी 9 × 10⁹ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलॉम्स लॉ से जो फॉर्मूला आया, वो आया 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसमें कांस्टेंट की वैल्यू थी 9 × 10⁹। ऑल्सो जो एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये परमिटिविटी किसमें है? एयर और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। अगर हम इसको देखें, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता क्या है, तो सीखे बच्चों। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये बताता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा किसी मीडियम में। अगर मीडियम चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, तो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो ये बताता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, absolute permittivity, epsilon naught, tell us about the electric force between two point charges in a medium। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी है, और वो बताता है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब इसके अपने आप में एक फॉर्मूला भी आता है, देखिए जरा। अगर यहां वाली इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट निकालूं, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या फॉर्मूला आएगा?
1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर। जहां पे जो F है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। आप चाहे तो इसको F ही लिख लीजिए, सिंपल F लिख सकते हैं। और ये कौन से मीडियम का है? ये वाला जो है फॉर्मूला, ये एयर और वैक्यूम के मीडियम का फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऐसे यूनिट क्या आएगी, ऐसे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की ऐसे यूनिट क्या आएगी? देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की ऐसे यूनिट हम फॉर्मूले से निकालेंगे। चार्ज की होती है कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम का स्क्वायर। 4 तो कांस्टेंट है, फोर्स की न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसे यूनिट आएगी कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। समझेंगे? यहां तक समझ आया आप सबको? और हमने कौन से मीडियम में लिया ये कुलाम्स लॉ? हमने ले रखा है एयर और वैक्यूम में। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अब आगे देखेंगे हम इसी फॉर्मूले से इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे। तो देखेंगे बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या आएगी एप्सिलॉन नॉट की? तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट डायमेंशन बोर्ड में भी आता है और बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिशंस में भी आता है। इवन एक बार आईआईटी के पेपर में पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए, कुलाम की क्या होती है डायमेंशन? कुलाम की होती है A × T, उसका होल स्क्वायर। न्यूटन की आप लोग याद ही कर लीजिए बच्चों, क्योंकि न्यूटन की काम आने वाली है क्लास 12th में। तो न्यूटन की डायमेंशन होती है MLT -2, MLT -2। और ये मीटर, मीटर का मतलब होता है लेंथ, L का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, A² T² अपॉन M, L की पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, T की पावर -2। अब इसको ऊपर भेजिए, M की पावर -1, L -3, T4, ये कटेगा नहीं, ये T4 बन जाएगा और A2 बन जाएगा। तो ये जो होता है M-1, L -3, T4, A2, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई। तो अभी हम लोगों ने सीखा कुलाम्स लॉ के बारे में कि दो चार्ज है एयर और वैक्यूम में, वो दोनों चार पॉइंट चार्जेस है और रेस्ट पे है। पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, या पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि जिनका साइज या डायमेंशन और चीजों के मुकाबले, यानी खासकर ऐसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के मुकाबले या किसी भी और चीज के मुकाबले वो बहुत छोटा होता है। वो इतना छोटा होता है कि हम उसको मानते हैं कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट चार्ज है। यहां तक समझ आया आप सबको? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे बच्चों। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर इसी को जो फोर्स निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जरा देखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कुलाम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो सपोज कर लीजिए आपके पास फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन से मीडियम में? एयर और वैक्यूम वाले मीडियम में। ये इसका फॉर्मूला आया 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 दोनों का प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर। कहते हैं ये जो होता है ये वाला फॉर्मूला, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो हम यूज करेंगे वो हम यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। क्यों यूज करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग? तो देखिए, कभी भी दो चार्ज आपस में अगर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दोनों के बीच में कुलाम्स लॉ के जरिए, तो वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले चेंज होने वाली क्वांटिटी है R। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो है R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो चेंज नहीं होता है जल्दी से, वो बाद में चेंज होगा। अगर मान लो कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, या कोई और चार्ज इनसे इंटरेक्ट कर गया, तब चेंज होगा, वरना सबसे पहले वाली क्वांटिटी कौन सी है? R। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे यूनिट वेक्टर R का। अब जब हम F की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तो F की वैल्यू है 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम जैसे कि जानते हैं, जरा ध्यान से देखेगा, जो R वेक्टर होता है, R वेक्टर का खुद में एक फॉर्मूला होता है। R वेक्टर को हम लोग लिखते हैं R कैप इंटू R कैप इंटू R। ये R वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो R कैप का क्या होगा? R वेक्टर बाय R। अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां लाके रखूं तो बताइए F वेक्टर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? तो F वेक्टर का फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 R वेक्टर अपॉन, अब देखिए ये R है यहाँ पे नीचे और ये R स्क्वायर पहले से ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा RQ। तो ये इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला आ गया। तो कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन RQ। अब इसमें ये देखा गया है कि अगर मैं फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करूं, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन होता है। आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन भी है तो उसमें स्क्वायर भी है या फिर क्यूब भी है, तो धीरे धीरे करके घटता है कि अगर आर बढ़ेगा तो एफ जो होगा वो घटेगा। आई बात समझ? यहां तक समझ आया? चलिए, अब अगर मान लो मैं इसी को कुलाम्स लॉ को ही दो चार्जेस को मैं एयर और वैक्यूम में ना रख के अब मैं किसी मीडियम में रख देता हूं, किसी मीडियम में, और वो मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है, तो कहते हैं इनके बीच में भी फोर्स लगता है, लगता हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर वो मीडियम वाला लगता है, मीडियम वाला। तो मान लीजिए मैंने उसको एक नाम दे दिया Fe डैश, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देखेंगे फॉर्मूला सेम है पूरा, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, परमिटिविटी। परमिटिविटी वैसे भी मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की। अगर वो मीडियम की प्रॉपर्टी है तो सिर्फ चेंज होने वाला सिर्फ क्या चीज है, यहाँ पे सिर्फ मीडियम ही तो चेंज हो रहा है। एयर और वैक्यूम की जगह आ रहा है कोई भी दूसरा मीडियम, पानी हो सकता है, कोई कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, तो यहाँ पे आ रहा है एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m का मतलब होता है परमिटिविटी इन मीडियम। मैं लिख दूंगा यहाँ पे एप्सिलॉन m क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये तो परमिटिविटी होती है मीडियम की। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, सिर्फ चेंज मीडियम हुआ, तो इसमें एप्सिलॉन m आएगा। अब जहां पे एप्सिलॉन m का खुद में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने अभी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर और वैक्यूम की। एप्सिलॉन r सीख लीजिए, एप्सिलॉन r होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा मीडियम का एयर और वैक्यूम को छोड़ के, तो इसमें एप्सिलॉन r आपको गिवन होगा। एप्सिलॉन m कभी भी गिवन नहीं होता डायरेक्टली, आपको एप्सिलॉन r गिवन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की। तब उसके बाद ये फोर्स का फॉर्मूला कैसे दिखेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम डैश लिख लो या m लिख लो नीचे, fm। fm का मतलब होता है फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तब ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर आप देखो एप्सिलॉन r को अगर आप बाहर लिख लो, तो बाहर लिखने से कुछ इस तरह से फॉर्मूला अलग से दिखेगा, और एक मैं ब्रैकेट में ये वाला फॉर्मूला जो है अंदर लिख रहा हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो तो ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एयर और वैक्यूम के लिए निकाला था। तो मीडियम वाले फोर्स का एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/εr ऑफ Fe। ये वाला फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, मैंने इसमें डैश लगाया है, और ये वाला फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, और नीचे आ जाएगा εr। इससे एक बात पता चलती है कि जो मीडियम वाला फोर्स होता है वो हमेशा एयर और वैक्यूम के मुकाबले कम होता है, हमेशा, ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है? एक तो आप मैथमेटिकल फॉर्म इसका देख ही रहे कि वहां पे देखो कुछ चीज डिवाइड होके आ रही है। अगर Fe की वैल्यू आप 1 भी ले लो तो नीचे कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो इसका आएगा, Fe डैश का, यानी मीडियम वाले का। तो वो वाली वैल्यू जो है कम होके आ रही है, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है। दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम इसी चार्ज को डिस्टेंस r है किसी मीडियम में पुट करते हैं, तो उस मीडियम में एक फिनोमिना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इन चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो मीडियम है उसके भी खुद के चार्ज होंगे, खुद के इलेक्ट्रॉन, खुद के प्रोटॉन, जो भी है उसके अपने चार्ज पार्टिकल होंगे, वो इन चार्ज पार्टिकल के साथ आके इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मीडियम का वो कम हो जाता है एयर और वैक्यूम के मुकाबले। जहां पे Fe डैश है मीडियम, ये मीडियम का फोर्स है बच्चों। Fe डैश कौन सा फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, और Fe है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। ये आप लोग जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया आप सबको? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुलाम्स लॉ को हम लोग प्लेन में देखेंगे कि अगर मान लो किसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हमने उसको प्लेन में देखा तो कैसे दिखेगा वो आपको। हम मान एक्स वाई प्लेन को जूम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है। मान लीजिए एक है Q1 एक है Q2। मान लो इसका वेक्टर डिस्टेंस है R1 Q1 का और इसका वेक्टर डिस्टेंस है R2 Q2 का, और Q1 से Q2 की और फोर्स लग रहा है, मान लो R वेक्टर के थ्रू लग रहा है। तो आप लोगों ने वेक्टर में कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जिसका हेड और जिसका टेल मिल जाए वो जुड़ जाता है, यानी R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर आएगा, थर्ड वेक्टर के बराबर आएगा। जिसका हेड और जिसका टेल मिल रहा है वो जुड़ जाएगा और वो तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, R वेक्टर का क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ से? R2 माइनस R1। तब बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स, और ये मीडियम है, इसमें एयर और वैक्यूम ही है अभी, एयर और वैक्यूम। जब कोई मीडियम नहीं दे रखा होगा न्यूमेरिकल्स में तो आप एयर और वैक्यूम ही मानना। तो फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा एयर और वैक्यूम में 1/4πε0 वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। दिस इज योर वेक्टर एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो देखेंगे इसको फॉर्मूले को रखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर की जगह लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन, क्या मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता होगा कि जैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग उसमें मॉडुलस मेथड यूज करते हैं। और मॉडुलस मेथड किस तरह से निकालते हैं? सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है R वेक्टर, उसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉडुलस वो आएगा √x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ तक आप सबको समझ आया? चलिए अब अगर मान लीजिए Q1 से Q2 की और नहीं लग रहा, फोर्स Q2 से Q1 लग रहा है, उल्टा लग रहा है, तब ये जुड़ना था R2 प्लस R इज इक्वल टू R1। तो ये इंटरचेंज हो जाता है। मान लो Q1 से Q2 की और लग रहा था तो R वेक्टर था ऐसे, R1 का हेड और R का टेल ये मिल रहा था, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और तीसरे वेक्टर के बराबर रख दिया। लेकिन अगर मान लो इसका अपोजिट हो रहा है, Q2 से Q1 की और लग रहा है, तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? यहाँ नाम आ जाएगा R2 वेक्टर प्लस R इज इक्वल टू R1। उल्टा हो जाएगा, इधर R1 माइनस R2 हो जाएगा और वो अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा प्लीज, बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आप सबको? चलिए अब हम लोग सीखेंगे इसका कुलाम्स लॉ की वैलिडिटी न्यूटन लॉस के मुकाबले। तो देखेंगे, सपोज कर लीजिए आपके पास दो चार्ज है, सपोज you have 2 point charges at rest Q1 and Q2 separated by a distance R। अब मान लीजिए Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया और ये यूनिट वेक्टर डिस्टेंस चला, रिपल्शन मान लीजिए R21 यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर का मतलब है यूनिट वेक्टर डिस्टेंस मूव्ड बाय 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली Q2 ने Q1 पे भी रिपल्शन लगाया, ये चला R12 यूनिट वेक्टर डिस्टेंस। तो R12 यूनिट वेक्टर डिस्टेंस है यूनिट वेक्टर डिस्टेंस मूव्ड बाय 1 ड्यू टू 2। तो हम लोग ये मानते हैं बाय वेक्टर लॉ, ये जो दोनों यूनिट वेक्टर होंगे ये आपस में कैसे होंगे बच्चों? ये आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे। तो इक्वल और अपोजिट के लिए दोनों को हम इक्वल रखेंगे और माइनस साइन लाएंगे। अब दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कितना होता है जरा ध्यान से देखना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² R12 यूनिट कैप माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² R21 यूनिट कैप। अब काटने के लिए नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, क्या आपने कट कर दिया बाद में? रियल में ये जो चीज आई इसको बोलते हैं F वेक्टर, और ये F वेक्टर आएगा 1-2 वाला, क्योंकि फोर्स लग रहा है 1 पे ड्यू टू 2, और यहां आएगा माइनस साइन, ये पूरा आएगा F21 वेक्टर। तो
यहाँ फोर्स आएगा ऑन टू ड्यू टू वन। तो इससे एक बात पता चलती है कि बोथ द चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, क्योंकि ये न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये न्यूटन लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी थर्ड, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो बोथ द चार्जेस, इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है, बोथ द चार्जेस एक्सर्ट equal and opposite force on each other। इक्वल और अपोजिट। अभी जैसे मान लो मैंने रिपल्शन माना था, तो रिपल्शन में भी इक्वल अपोजिट, अगर अट्रैक्शन होता तो भी इक्वल एंड अपोजिट। आई बात समझ बच्चों? तो बोथ द चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी किताब में, अपनी कॉपी में। चले आगे देखते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, जब दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो कहा जाता है कि ये जो फोर्स लगते हैं ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगते हैं। जैसे चार्ज लाइन में जुड़े हैं वैसे ही लगते हैं। तो वो फोर्स जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है उनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, तो जरा देखेंगे सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सीखेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, फिर से एक और इंपॉर्टेंट है नोट, कि both the charges exert equal and opposite force on each other along the line joining the charges, along the line joining the charges, which is called central force, which is called central force। अब ये लाइन जॉइनिंग का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो एक चार्ज यहाँ पे है Q1, पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे Q2, ये भी पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब मान लो ये Q1 इस पर फोर्स लगा रहा F, रिपल्शन, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, सेम नेचर में रिपल्शन होगा और अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन होगा। तो मान लीजिए Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा F, तो Q2 Q1 पे भी फोर्स लगाएगा F और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा चार्जेस को। मान लो चार्ज ऐसे है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है। मान लीजिए, चलो अब अट्रैक्शन देखते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के तो अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ F फोर्स है, तो ये वाला Q2 भी Q1 को खींचेगा अपनी तरफ F फोर्स है और खींचेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग चाहे सीधी हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे किसी इंक्लाइन प्लेन में हो, जैसे भी हो, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही फोर्स लगाता है। और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलॉम्स लॉ के, तो न्यूमेरिकल्स में आपको दो तीन बातें जरा ध्यान रखनी है। अब तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ तो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, इंपॉर्टेंट यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में जो यूज होने वाली चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे जरा, जो बुक्स में भी नहीं लिखी हुई है आपको पढ़नी है, लेकिन तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल में कोई भी सिस्टम दे रखा होगा, कैसा भी सिस्टम दे रखा होगा, मान लो कोई भी पॉलीगन सिस्टम है, कोई दो चार्ज का सिस्टम है, तीन चार्ज का सिस्टम है, एक चार्ज का सिस्टम नहीं देंगे इसमें फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में, कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल में। तो दो चार्ज से शुरुआत करेंगे, दो से ज्यादा हो सकता है, और पॉलीगन सिस्टम भी दे सकते हैं, जैसे ट्राइंगल में रखे हैं, रेक्टेंगल में रखा है, स्क्वायर में रखा है, हेक्सागन में रखा है। तो इसमें हमेशा याद रखना, जहां पे भी हमें पहला पॉइंट ये है कि जहां भी हमें फोर्स निकालना है उस चार्ज को मानेंगे टेस्ट चार्ज। द पॉइंट एट विच फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड, जहां कैलकुलेट करना ही करना है, इज कॉल्ड टेस्ट पॉइंट, उसको मानेंगे हमेशा टेस्ट पॉइंट। एंड द चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उस चार्ज को मानेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज हमेशा एक होगा, टेस्ट पॉइंट हमेशा एक होगा। सोर्स चार्ज कितने भी हो सकते हैं, अगर दो चार्ज का सिस्टम है तो एक टेस्ट होगा एक सोर्स होगा, तीन चार्ज का सिस्टम है तो एक टेस्ट होगा दो सोर्स हो जाएंगे, चार का है तो चार में भी हमें कहां निकालना है ये देखना पड़ेगा, तो वो टेस्ट पॉइंट होगा, बाकी के सब सोर्स हो जाएंगे। तो जरा ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज इज ओनली
सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज होगा वो और सिंगल पॉइंट पे होगा, वेयर एज द अदर चार्ज, द अदर चार्जेस विच इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, जो अदर चार्जेस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। वो बहुत सारे हो सकते हैं, सोर्स चार्ज विच इज ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटीज, वो रिमेनिंग क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा, हमेशा कॉम्बिनेशन बिठाना है टेस्ट चार्ज का और जो बाकी के अदर चार्ज है सोर्स चार्ज का, सोर्स और सोर्स के बीच का कॉम्बिनेशन नहीं बिठाना है। तो फॉर न्यूमेरिकल्स combination is used for source charge and test charge। अब मान लीजिए टेस्ट एक है, सोर्स बहुत सारे हैं, तो कॉम्बिनेशन बिठाना है सिर्फ सोर्स और टेस्ट के बीच का। कॉम्बिनेशन इस तरह से बिठाना है कि उन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस भी लेना है, सोर्स और टेस्ट के बीच का डिस्टेंस लेना है। अच्छा एक बात और बताऊंगा मैं आपको, सोर्स और सोर्स के बीच का डिस्टेंस चाहे कुछ भी दे रखा हो, कैसा भी हो, तो सोर्स और सोर्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं लेते। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोर्स सोर्स के बीच में भी काम होता है, फोर्स लगता है, लेकिन दो सोर्स के बीच का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं। हमेशा कॉम्बिनेशन सोर्स और टेस्ट चार्ज का लेते हैं और उन्हीं के बीच का डिस्टेंस भी यूज करते हैं, वो चाहे कैसे भी रखे हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही फोर्स को मानते हैं। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैलकुलेट ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स हमेशा कैलकुलेट करते हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर। अब जब फोर्स कैलकुलेट करते हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी आता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कॉम्बिनेशन वही बैठाना है सोर्स और टेस्ट का, दो सोर्स के बीच का कॉम्बिनेशन नहीं लेना। लेकिन जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। कुलाम्स लॉ ने बोला था कि वो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड से आंसर नहीं भी आएगा, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब 2 पॉइंट चार्ज हो। अगर 2 से ज्यादा तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन का यूज करते हैं और डायरेक्शन इस तरह से बनाते हैं कि सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग बनती है वो डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन मेथड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। एंड फॉर नेट फोर्स वी ऑल्सो यूज डायरेक्शन एट टेस्ट पॉइंट। वो टेस्ट पॉइंट में जो डायरेक्शन बनती है वो जो हम यूज करते हैं वो किसकी वजह से बनती है, सोर्स चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। आई बात समझ। अब पांचवी बात ये है कि अगर एक से ज्यादा फोर्स है, जैसे अगर एक ही फोर्स लग रहा है दोनों में बराबर मात्रा में तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर दो है, दो से ज्यादा है, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं वेक्टर मेथड, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग उसमें दिखाएंगे कि वेक्टर फॉर्मूला कैसे रखेंगे, जरा ध्यान से देखना। तो वेक्टर फॉर्मूले के लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर लॉ, और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आता है, वो आता है अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, नॉट fr। थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे थीटा एंगल है f1 और f2 के बीच का, और उसकी डायरेक्शन के लिए ये तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वजह से आएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन में हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। हम लोग डायरेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सपोज कर लीजिए f1 जो है वो x एक्सिस पे है और f2 जो है वो है y एक्सिस पे, तो हमेशा जो डायरेक्शन निकलती है वो निकलती है, ये डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकलती है, यानी f1 के रिस्पेक्ट में निकलेगी। यहाँ पे आप चाहे तो इसको fx और fy लेके भी कर सकते हो। आया समझ। लास्ट बात, अब जब भी डायरेक्शन निकलेगी रिजल्टेंट की या अदर फोर्सेस की, जो भी इंडिविजुअल है, वो निकलेगी टेस्ट पॉइंट पे। तो अगर मान लो रिपल्शन हो रहा है, सपोज कर लो 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है मान लीजिए, और हमें निकालना है, ये मैंने पॉलीगन सिस्टम ले लिया,
तो मान लीजिए मेरे को सी पॉइंट पे फोर्स निकालना है, यहां निकालना है फोर्स, तो सी वाले को टेस्ट बनाऊंगा, ए और बी वाले को सोर्स बनाऊंगा। तो कॉम्बिनेशन बिठाऊंगा सिर्फ सोर्स और टेस्ट का, सोर्स और टेस्ट का, सोर्स और सोर्स का कॉम्बिनेशन नहीं दिखाऊंगा। फिर फोर्स निकालूंगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का नहीं दिखाऊंगा, क्रॉस यहाँ नहीं दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा बस। तो सी पॉइंट पे मैं डायरेक्शन के लिए कैसे करूंगा, तो सी पॉइंट को बनाऊंगा और सोर्स की वजह से, जैसे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐसे करना है, ये वाला सोर्स वाला इस माइनस वाले को क्या करेगा भाई, खींचेगा अपनी तरफ, तो जाएगा सिर्फ माइनस वाला ही। होता ये भी है कि प्लस वाला भी खींचा जाता है माइनस के थ्रू, लेकिन हम उसको नहीं दिखाते, हमेशा टेस्ट पॉइंट को दिखाते हैं। तो ये वाला सोर्स वाला टेस्ट वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, रिपल करेगा तो धक्का देगा उधर की ओर, खींचेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा। सिमिलरली ये सोर्स वाला टेस्ट वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे दो फोर्स बन गए, इनके बीच का कोई एंगल बन गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, नेट आंसर आ जाएगा। तो ये पॉलीगन सिस्टम है, मैंने अभी आपको सिंपल ट्रायंगुलर वाला सिखाया, स्क्वायर वाला भी ऐसे होता है, कभी सेंटर पे निकालने को आता है, कभी किसी एक कोने पे निकालने को आता है। तो मैं अब आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल से सिखाता हूँ इसको, आप कि कूलम्ब्स लॉ आप कैसे यूज करेंगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो यहाँ फॉलो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 अप टू Qn, बहुत सारे चार्जेस है, R1 वेक्टर पे, R2 वेक्टर पे, Rn वेक्टर पे, ठीक है ना, और एक सेंटर पे, एक ओरिजिन पे एक चार्ज है Q, इनकी वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बोलता है कि जो टोटल फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में, वो इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। द टोटल force in vector form is equal to sum of vector of individual forces due to these point charges q1 q2 up to so on and q। तो q बन जाएगा इसमें टेस्ट पॉइंट, बाकी के सबके सब सोर्स बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन सोर्स और टेस्ट का बिठाना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई कई उसमें इसको इस तरह से लिखा होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q अपॉन r1 का q r1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q R2 वेक्टर अपॉन R2 का क्यूब, और इस तरह से ही चलता रहता है वेक्टर फॉर्म में अप टू n टाइम्स, 1 टाइम्स तक आगे बढ़ता रहता है। चलिए अब हम लोग इसमें सीखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। यहाँ तक बच्चों आप सब कुछ समझ आया। चलिए देखिए अब हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल सीखते हैं। पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं कि इसमें अगर हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच वाला लिया, तो सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक की वैल्यू है 2 माइक्रोगुलाम, एक की वैल्यू है माइनस का 10 माइक्रोगुलाम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और ये कोई मीडियम नहीं रहेगा तो एयर और वैक्यूम ही मानिएगा आप। तो एयर वैक्यूम में कितना फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। 2 माइक्रो, माइक्रो को मैंने कल ही सिखाया था मेरी पहले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 10 के -6 लिया था। अच्छा यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे, सिंपल लेंगे बस 10 इंटू 10 के -6, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या करता है, माइनस का प्लस बना देता है और प्लस का प्लस ही रहने देता है। अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2, मैंने स्क्वायर भी एक साथ कर दिया, 2 पॉइंट हटाओ 2 जीरो ऊपर गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कट गया, 2 5 जा 10, अब 9 इंटू 5 कितना होता है 45, -6 माइनस का 12, 9 और 2 11, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 4.5 न्यूटन। अब अगर आपसे पूछा जाए ये वाला 2 वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा भाई, 4.5 न्यूटन का, तो ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, सेम लगाएगा 4.5 न्यूटन, बट इक्वल और अपोजिट होगा। कैसे होगा, जैसे देखो एक प्लस का एक माइनस का है, मान लो मुझे फोर्स इधर निकालना था, बी पॉइंट पे निकालना था, तो ये टेस्ट ये सोर्स, तो बी वाले पे डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये वाला सोर्स वाला इस वाले को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ऐसा नहीं है ये भी खींचता है इसको, लेकिन हम दिखाते सिर्फ टेस्ट में है। अब तो कई जगह पे अगर लिखा होता है तो
जो भी चार्ज हम खींच रहे हैं, हम जिसे भी चार्ज को खींच रहे हैं या किसी भी चार्ज को धक्का दे रहे हैं, तो उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। होना तो यही चाहिए था कि ये वाला इसको खींचे, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। पर हम ये मानते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, पॉइंट चार्जेस है, तो पॉइंट चार्ज में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और काम हमेशा टेस्ट पॉइंट पे होता है, जो आपको भी टेस्ट पॉइंट पे ही दिखाना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हमेशा जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है, कि भाई अगर कोई चार्ज बड़ा है, कोई चार्ज छोटा है, तो वो उसको खींचेगा। लेकिन रियलिटी में हम दिखाते ही है कि जो टेस्ट पॉइंट होता है बस वो ही आता है या जाता है, सोर्स कहीं नहीं आता जाता, क्योंकि सोर्स वाले चार्ज को हमेशा बड़ा मानते हैं, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी दे रखा हो, +2 -2, चाहे कितना भी नंबर छोटा दे रखा हो, पर हम उसको ही बड़ा ही मानते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड ऑन द magnitude of charges, but we show direction of force on test point, हमेशा टेस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन शो करता है, आइदर इट इज ऑफ स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू, चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्रैक्टिकली वैसे होना ये चाहिए था कि 10 वाला इसको खींचेगा, क्योंकि 10 वाले का अपने आप में मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका कम है, लेकिन हमेशा हम टेस्ट पॉइंट को ही दिखाते हैं जाते आते। चलिए आगे सीखते हैं बच्चों। अब इसमें हमारे पास इसकी कुछ कुलाम्स लॉ की लिमिटेशन आती है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के सारे कुलाम्स लॉ यूज करना सिखाया था। तो हम लोग सीखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कुलाम्स लॉ, जरा ध्यान से देखिएगा। कुलाम्स लॉ की लिमिटेशंस भी है, कमियां भी है। कमियां ये है कि कुलाम्स लॉ की वैलिडिटी सिर्फ उन चार्जेस पे है जो चार्ज रुके हुए है, और वो चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रुके हुए और पॉइंट चार्ज। तो पहला है कुलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट, वो रुके हुए हैं। दूसरा, कुलाम्स लॉ is valid only for point charges, वो point charges के लिए valid है, point charges के लिए। तीसरा, Coulomb's law is valid between two point charges, दो point charges के लिए valid है when they separated by a finite distance, when they separated by a finite distance। तो बच्चों लिमिटेशन जो होती है इसकी वो ये है कि एक तो ये वैलिड है चार्जेस जब रुके हुए हैं, दूसरा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और तीसरा इनके बीच का सेपरेशन जो होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो गया तो कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो मैं आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इसके, जो बोर्ड में भी आए हुए हैं और बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, जो आपको मैं समझाऊंगा जैसे अभी समझा रहा था। कि सपोज कर लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको ट्राइंगल का नाम है एबीसी, उसकी साइड है एल। अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड मानते हैं तीनों बराबर होती है। यहाँ चार्ज रखा हुआ क्यू, यहाँ रखा हुआ 2q, और यहाँ रखा हुआ -4q। हमें फोर्स निकालना है ए पे, फोर्स एट ए। कैसे निकालूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लोग ये मानेंगे ए वाला बन जाएगा टेस्ट पॉइंट, बी वाला क्या बन जाएगा सोर्स पॉइंट, और सी वाला भी क्या बन जाएगा सोर्स पॉइंट। कॉम्बिनेशन किसका होता है सोर्स और टेस्ट का, तो ए और बी का और ए और सी का। तो सबसे पहले मैं ए पे मैग्नीट्यूड निकालूंगा फोर्स का बी की वजह से,
तो देखो बी की वजह से क्या मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 2Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q A सब Q, तो 2Q इंटू Q बन जाएगा 2Q स्क्वायर और डिस्टेंस आ जाएगा L स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस लेना है L। सिमिलरली FC निकालो, वो आएगा 1/4 माइनस का 4Q का मैग्नीट्यूड लेना है बेटा सोर्स, तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा प्लस, तो 4Q इंटू Q 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, जो भी बीच का डिस्टेंस है L स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में मैं कुछ कॉमन देख रहा हूं तो सब कुछ कॉमन है, तो 2 है 4 है मल्टीपल है, तो मान लो मैंने इसको कह दिया x, तो अगर इधर 2 है तो इधर 4 होने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने मान लिया 2x। ये तो आया मैग्नीट्यूड, ये तो आया बच्चों मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन निकलती है हमेशा टेस्ट पॉइंट के ऊपर, तो टेस्ट पॉइंट को एज्यूम करूंगा ये को, और निकलेगी सोर्स चार्ज की वजह से, तो ऐसे निकालनी है। ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, तो ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला सोर्स वाला टेस्ट वाले को क्या करेगा भाई, रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो ऊपर की ओर करेगा क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करता है, तो एफ ए ये बन जाएगा, सॉरी एफ बी ये बन जाएगा। सिमिलरली ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वाला इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एफ सी ये बन जाएगा, तो जाएगा सिर्फ टेस्ट। कहने को तो ये भी हो सकता है कि ये वाला भी तो इसको रिपेल करेगा, पर इसको हम दिखाते नहीं है, दिखाते सिर्फ टेस्ट पॉइंट के। और इन दोनों के बीच में कितना डिग्री आएगा आप देखो, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो इक्विलेटरल में 60 डिग्री होता है, तो बाकी बचा हुआ एंगल बाहर की तरफ आएगा 120 डिग्री, तो इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2FB FC cos 120। अब सुनो cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो FB की वैल्यू डालो x का स्क्वायर, FC की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2x इंटू माइनस का 1/2। अब देखेंगे 2 से 2 कट गया, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 5x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों x रूट 3। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप डालो तो x की वैल्यू ये है, ये तो 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 2 रूट 3 क्यू स्क्वायर, रूट 3 मैंने पहले लिख लिया अपॉन एल स्क्वायर। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लगाएंगे और उनको आंसर निकालेंगे। और कैसे निकालना है, टेस्ट पॉइंट पे हमेशा मैग्नीट्यूड निकाल के और डायरेक्शन सिर्फ टेस्ट पे दिखानी है। काम सोर्स पे भी होगा लेकिन हम उनको नहीं दिखाते, और सोर्स का भी कॉम्बिनेशन नहीं लेते। यहाँ तक समझ आया आप सबको? तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कुलाम्स लॉ, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसमें एक चीज होती है बेटा, कुलाम्स लॉ ये बताता है कि जब भी दो चार्ज आपस में सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में फोर्स रखता है। तो रियल में वो फोर्स चार्ज नहीं लगाते, वो फोर्स लगाती है उनकी एक फील्ड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उन चार्जेस के चारों तरफ होती है। जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटी फील्ड है, इसी तरह अर्थ के चारों तरफ जब ग्रेविटी होती है और उसमें कोई चीज एंटर करती है तो वो फोर्स लगाती है ग्रेविटी फोर्स। सिमिलरली चार्ज के चारों तरफ भी एक घेरा होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रियल में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाती है। इसलिए कभी भी दो चार्ज आपस में फोर्स नहीं लगाते, उनकी फील्ड लगाती है, जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।